जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा करीब आती जा रही है। उस क्रम में आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर 9 देखेंगे। और आपको बता दें, ये मॉडल पेपर आपका संपूर्ण सिलेबस से लिया जाता है, जो आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के दृष्टिगत किया जाता है। तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखा करें। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्लास को लाइक कर दें और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दें। और यकीन मानिए, अगर आपने सारे मॉडल पेपर देख लिए हैं तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न परीक्षा में परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। क्यों होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। और उसके बाद के प्रश्न आप लोगों के जो होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 to 3 के लिए निर्देश है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उन्हें जी कहते थे। उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे। बिकॉज, क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, वह उन्हें सही मार्ग पर आगे लेकर जाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स। उन्हें कई बार जेल में भी बंद किया गया। बट लेकिन ही सून फाउंड आउट, उन्होंने जल्द ही पाया, दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ और अधिक प्रयासों की और अधिक कार्यों की आवश्यकता होनी चाहिए, किया जाना चाहिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर। अंग्रेजी शासन कमजोर हो रहा था इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी शासन सत्ता कमजोर हो रही थी। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स। उन्होंने इसे सभी किनारों से हिलाने का, झकझोर देने का विचार किया। वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता। वो कलकत्ता से भाग गए इन द गाइस ऑफ ए पठान, एक पठान की वेशभूषा में। एक दिन वह एक पठान के कपड़ों में कलकत्ता से भाग गए एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर होते हुए जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। एंड ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, जिसने अंग्रेजी सेना के सामने कई युद्ध लड़े। ही सेड टू द कंट्रीमैन, उन्होंने देशवासियों से कहा, क्या कहा? गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। क्या कहा? कि मुझे खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक ग्रेट मर्चेंट, मतलब एक बड़े व्यापारी, या एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक, एक ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार, एक ग्रेट लीडर, एक महान नेता। तो कौन थे बच्चों? एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। भारतीय राष्ट्रीय संगठन सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा हुआ था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। हु सेड दिस, इसे किसने कहा? मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसे किसने कहा? महात्मा गांधी ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने, या भगत सिंह ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो बच्चों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसे कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए एक निर्देश है, और क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें 4 नंबर कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मतलब नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए विथ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प के साथ। सही विकल्प के साथ नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। चलिए वाक्य देखते हैं क्या है। ही है, डॉट डॉट है, दियर विथ हिज फ्रेंड। अब इसमें क्या होगा? विल गो होगा, या हैड गॉन होगा, या वेंट होगा, या फिर ऑल ऑप्शंस ए बी एंड सी सभी करेक्ट हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम विल गो रखते हैं तो ही विल गो विथ हिज फ्रेंड्स, गो देयर विथ हिज फ्रेंड्स, वह वहाँ अपने मित्र के साथ जाएगा। अगर हम हैड गॉन रखते हैं तो वह वहाँ अपने मित्र के साथ गया था, और वेंट कर दें तो गया हो जाएगा। यानी तीनों ऑप्शन से हमारे वाक्य का सेंस कंप्लीट मिल रहा है, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम कुछ और अधिक नहीं चाहते हो। यू आर तो तुम हो, क्या हो? सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट हो रहे हो, या फिर सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्ट हो गए हो, या फिर सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गए, या डिससेटिस्फाइड। तो संतुष्टि है आपके अंदर, संतोष है, सेटिस्फैक्ट्री नाउन फॉर्म लिया जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब नीचे दिए गए शब्द समूहों को पुनः एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित कीजिए। अब वाक्य के जो शब्द समूह है वो क्या है? ए डीप है, वी है, हैव है, शुड है, अवर है, फॉर है, लव है, और कंट्री है। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में वी है, तो जहाँ वी हो उसी को रोकिए सब्जेक्ट के स्थान पर, बाकी तो सब अपने आप गलत हो गए। अब देखो वी है तो वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब शुड आना चाहिए, सही है। हैव होना चाहिए, फिर ए डीप लव फॉर आवर कंट्री, नहीं हमारे पास अपने देश के लिए एक गहरा प्रेम होना चाहिए, भारी प्रेम होना चाहिए। ये आप लोगों का बन गया। अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मतलब नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक गलत स्पेलिंग वाला है? किस शब्द की स्पेलिंग गलत है? अचीव है, या फिर बिलीव है, या फिर रिसीव है, या डिसीव है। तो मैं आपको बता दूं, यदि शब्द में कहीं आई ई आते हैं तो आई और ई इस क्रम में होता है, लेकिन जब ये सी के बाद में आते हैं तो ई आई हो जाते हैं। जैसा कि आप डिसीव में देख रहे हैं ये सही है, लेकिन रिसीव में आई ई है और इसी की स्पेलिंग गलत है, ई के बाद आई होना चाहिए। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों कि फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित प्रीपोजिशन के प्रयोग से आप वाक्य को भरिए। आई सा हिम स्टैंडिंग, मैंने उसे खड़े हुए देखा। कहाँ? द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट पर, मैंने उसे कॉलेज के गेट पर खड़े हुए देखा। इनका प्रयोग होगा, या एट होगा, या ऑन होगा, या फिर ओवर होगा। तो बच्चों कोई भी अगर कॉलेज के गेट पर है तो ऐसा तो है नहीं कि वो गेट के एकदम से ऊपर जाएगा,
तो क्या होगा, यहाँ पर केवल सेंस है, बी वाला यानी एट का प्रयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 एंड 10 के लिए एक निर्देश है, और निर्देश क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं पैसेज क्या है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर चुका, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया। व्हिच ही लिक्ड हिम, जिसे उसने चाटा, मतलब जीभ से चाट लिया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर इसे लिफाफे पर चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से, और फिर इसे अपने मुक्के के एक प्रहार से किस पर चिपका दिया, लिफाफे पर। द मोमेंट, मतलब वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र पत्र पेटी में गिरा, वह क्षण जब पत्र पत्र पेटी में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक बाबू इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसने कहा, क्या कहा, गॉड ऑफ द मनी, यानी हे ईश्वर, वह रुपए दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसकी मैंने मांग की थी। ओनली 70 पेजेस रीच्ड मी, केवल 70 पेजेस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी रुपए भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। आशा है समझ गए होंगे कि कौन से पाठ का है। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए कि ये कौन से पाठ का है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब पत्र पत्र पेटी में गिरा। हु वेंट टू ओपन इट, तो इसे खोलने के लिए कौन गया, द क्लर्क, या फिर द पोस्टमैन, या फिर द पोस्टमास्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन गया था बच्चों पत्र पेटी को खोलने के लिए, तो पत्र पेटी को खोलने के लिए पोस्टमास्टर स्वयं गया था, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, भैया लेंचो ने कितने रुपए पाए थे, 30 पेजेस, या 50 पेजेस, या 80 पेजेस, या फिर 70 पेजेस। लेंचो ने मांग किया था 100 पेजेस का, और पाया कितना था, तो पाया था केवल और केवल 70 पेजेस, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, बस का किराया एक तरफ से कितना था, बस का किराया एक तरफ से कितना था, 30 पैसे, या 40 पैसे, या फिर 20 पैसे, या फिर 50 पैसे। कितना था बच्चों, तो बस का एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसे था, एक तरफ का 30 पैसे। ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए इन मतलब में, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति बने। कब चुनाव हुआ था बच्चों दक्षिण अफ्रीका में, 1990 में, या 1984 में, या 1950 में, या फिर 1994 में। तो कब हुआ था, तो चुनाव हुआ था 1994 में। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वल्ली वाजे, वल्ली थी ईयर ओल्ड गर्ल, कितने साल की थी वल्ली, 7 ईयर, या फिर 10 ईयर, या फिर 12 ईयर, या फिर 8 ईयर। तो वल्ली कितने वर्ष की थी बच्चों, वल्ली 8 वर्ष की थी। डी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड डॉट डॉट सन। कविता एक माता बतख और हंस के बारे में। तो हंस कौन था? ए सिस्टर था, या ए ब्रदर था, या ए फादर, या फिर ए फ्रेंड? तो क्या होगा बच्चों? ए फादर सन, मतलब हंस पिता था और एक माता बतख थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उससे एनी फ्रैंक वाले पार्ट से है। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जिससे मैंने परीक्षित किया है, जांच किया है, इच्छा का है वो। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, मैं उनके साथ में हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कि मतलब संसार का अंत होगा, किसमें होगा? सी में, या फिर स्मोक, या फायर, या स्टोन्स। तो किस में होगा बच्चों? फायर में होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड दियर हियर। यहाँ पर आप होल्ड शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? कंफर्ट होगा, या डिज़ायर होगा, या लाफ होगा, या सपोर्ट होगा? तो यहाँ पर बच्चों होल्ड का देखिए, कंफर्ट मतलब आराम, डिज़ायर माने इच्छा, लाफ माने हंसना, और सपोर्ट का मतलब मदद हो जाएगा या पक्ष हो जाएगा। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और क्या है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है व्हेन द थीफ एवॉक, जब चोर जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल ने उसे छोड़ दिया था। या अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था। या अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना लिया था। या अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। तो बच्चों क्या हुआ था? जब अगली सुबह चोर जागा था तो उसने देखा था कि अनिल चाय बना चुका था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट्स, रिचर्ड एब्राइट ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था, क्या चाहता था? टू सेव अदर्स लाइफ, मतलब दूसरों का जीवन बचाना। या टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना। या फिर टू प्रूव द रिएक्शन, मतलब उस अभिक्रिया का परीक्षण करना। या टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब अपने सिद्धांत का परीक्षण करना। तो बच्चों वह अपने सिद्धांत का जांच करना चाहता था, इसलिए उसने प्रयोग शुरू किया था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल के पास था, क्या था? 4 सन्स एंड 3 डाटर्स, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियां। 2 सन्स एंड 5 डाटर्स, 2 लड़के और 5 लड़कियां। या फिर 5 सन्स एंड 2 डाटर्स, 5 लड़के और 2 लड़कियां। या फिर 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, मतलब 3 लड़के और 4 लड़कियां। तो बच्चों भोली के पिता के पास 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी, क्या थी? फीवर यानी बुखार था, या फिर मलेरिया था,
या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, या फिर अधिक भोजन के कारण वह पलटी कर रहा था, या मल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण था। तो बच्चों ट्रिकी की जो मूल समस्या थी वो क्या थी? वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब अधिक भोजन के कारण उसका क्या था? पलटी करने की समस्या थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन द स्टोरी, मतलब कहानी में, द नेकलेस, मतलब नेकलेस वाली जो कहानी है, द नेकलेस दैट वाज लास्ट वाज, जो हार खो गया था वो था, किसका था? ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का हार था, या ए नेकलेस ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी का हार था, या फिर ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, मतलब एक सच्चे हीरे का नेकलेस था, हार था, या फिर ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब एक बनावटी हीरे का हार था। तो बच्चों क्या था? ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स था, यानी बनावटी हीरों का हार था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो खोया था उस हार की बात हो रही। इस प्रकार से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को कंप्लीट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं भैया। इट इज़ अवर ड्यूटी टू ओबे अवर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता का आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी शुड डू ऑलवेज, कि हमें सदैव वही करना चाहिए व्हाट दे टेल अस टू डू, जो वह हमें करने के लिए बताते हैं। ऑल दैट वी हैव इज़ गिवन टू अस बाई आवर पेरेंट्स, ये जो कुछ भी हमारे पास है वो हमें हमारे माता पिता के द्वारा ही दिया गया है। दे टेंड अस व्हेन वी आर टू यंग, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया जब हम बहुत छोटे थे। टू डू एनी थिंग फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। दे कीप ये वॉच ओवर अस इन टाइम ऑफ सिकनेस, उन्होंने बीमारी के समय हमारी पूरी देखभाल की। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूजमेंट्स, हमारी प्रसन्नताओं के लिए, खुशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें प्रदान की। टीच अस रिलीजन, हमें धर्म सिखाया। एंड गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमें, हमारी सुरक्षा की या हमें बचाया। ओबीडियंस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज बेनिफिट्स, आज्ञा पालन उनके इन लाभों का एक आभार प्रकट करने का सबसे साधारण तरीका है। इट इज़ द वे, ये वह तरीका है दैट इज़ वेल विद इन द रीच ऑफ द यंग इन्फेंट, ये वो तरीका है जिससे एक अच्छी तरीके से एक शिशु में पहुंचा जा सकता, एज वेल एज द फुल ग्रोन सन, और साथ ही साथ बड़े बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। अब ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का कहना क्यों मानना चाहिए। तो क्या है भैया? वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए एज ए वे टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर द बेनिफिट्स, उनसे जो हमें लाभ मिले हैं उसका आभार प्रकट करने के लिए हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। केयर, जो उन्होंने हमें ध्यान दिया है। एंड सेक्रीफाइसेस दे हैव प्रोवाइडेड फॉर अस, और हमें कुछ भी प्रदान करने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके लिए हमें उनका कहना मानना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। आवर पेरेंट्स टेंड टू अस, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। व्हेन वी आर यंग, जब हम बहुत छोटे होते हैं। वॉच ओवर अस, हमारा देखभाल करते हैं ड्यूरिंग सिकनेस, बीमारी के दौरान। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूजमेंट्स, हमारे प्रसन्नता के लिए हमें प्रदान करते हैं। टीच अस रिलीजन, हमें धर्म सिखाते हैं। एंड गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमारी सुरक्षा करते हैं। दे गिव अस एवरीथिंग वी हैव, वह प्रत्येक चीज़ें देते हैं जो हमारे पास है। इसमें सी नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स, इन सभी लाभों के लिए
उनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करने के लिए कौन सा तरीका है? ओबीडियंस इज ए सिंपल वे टू शो ग्रेटिट्यूड, मतलब आज्ञा पालन आभार प्रकट करने का एक सबसे साधारण तरीका है। फॉर द बेनिफिट्स एंड केयर प्रोवाइडेड बाय आवर पेरेंट्स, उन लाभों और देखभाल के लिए जो हमारे माता पिता ने किया है। इसके बाद में डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? डी नंबर कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लीजर, पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ आनंद है? तो एम्यूजमेंट्स एक शब्द है। द वर्ड एम्यूजमेंट इन द पैसेज मीन्स प्लीजर, पैसेज में एम्यूजमेंट शब्द का अर्थ प्लीजर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए पत्र इधर से लिखा जाता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। 225 पूरब गली धानीपुर गोंडा, डेट 14/10/2025। ध्यान रखना ये आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये अपना एड्रेस होगा। अब इसके बाद इधर से लिखेंगे डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, होप आशा करते हैं, दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, कि ये पत्र आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो गया है। आई एम एक्साइटेड टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज़ विथ यू, मैं आपके साथ कुछ अद्भुत कुछ आश्चर्य पूर्वक समाचार बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। माई ब्रदर्स मैरिज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मेरे भाई की शादी बस होने ही वाली है। एंड आई वुड लव फॉर यू टू बी देयर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेशन विथ अस, और मुझे बहुत प्रिय लगेगा कि आप इस प्यारे अवसर को मनाने के लिए, समारोह को मनाने के लिए, विशेष समारोह को मनाने के लिए हमारे साथ हों। फिर क्या कह रहे हैं? द वेडिंग इज प्लस शादी शेड्यूल्ड फॉर 10 नवंबर 2025 एट धानीपुर, मतलब शादी की तिथि 10 नवंबर 2025 को धानीपुर में है, व्यवस्थित की गई है। वी विल हैव ए ट्रेडिशनल सेरेमनी, हमारे पास एक पारंपरिक समारोह होगा। फॉलोड बाई ए ग्रैंड रिसेप्शन, जिसके साथ साथ एक विस्तृत रिसेप्शन पार्टी भी होगी। इट विल बी ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, यह एक बहुत आकर्षक अवसर होगा। टू कैच अप एंड शेयर दिस जॉयस मोमेंट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब इस आनंदपूर्ण क्षण को अपने मित्र और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ये मेरे लिए एक अद्भुत समय होगा। आई वुड बी ऑनर्ड, मुझे बहुत खुशी होगी। इफ़ यू कुड जॉइन अस टू मेक दिस डे इवन मोर मेमोरेबल, कि यदि आप मेरे साथ इस दिन को और अधिक यादगार बनाने के लिए जुड़ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर, आपको वहाँ मिलने की आशा रखता हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब शुभकामनाओं के साथ आपका XXX, मतलब नाम नहीं लिखना है। अथवा क्या करना है बच्चों, चाहे आप उसे लिखें चाहे आप इसे लिखें, दोनों में से कोई एक। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक एज यू आर इल, मतलब आप अपने बीमारी के लिए उनसे निवेदन करते हुए 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं आंसर में। टू द प्रिंसिपल SASBSIC गोंडा उत्तर प्रदेश, मतलब शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, आप लोग नाम सुने होंगे, ये उसी का है। उसके बाद में यहाँ से रिस्पेक्टेड सर, मतलब श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करने के लिए लिख रहा हूँ। ए लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक, मतलब 1 सप्ताह की अनुपस्थिति का, छुट्टी का प्रार्थना पत्र मांगते हुए लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 14/10/2025, जो 14/10/2025 से शुरू हो रहा है। ड्यू टू हेल्थ रीजन, स्वास्थ्य कारणों के कारण। आई एम करेंटली अनवेल, मैं वर्तमान में ठीक नहीं हूँ।
एंड नीड सम टाइम टू रिकवर, और मुझे सुधार होने में या ठीक होने में कुछ समय की आवश्यकता है। आई विल मेक श्योर टू कैच अप ऑन एनी मिस्ड वर्क, मैं किसी भी छूटे हुए कार्य को पूरा करने का भरोसा दिलाऊंगा। एंड असाइनमेंट्स, और जो भी कार्य है, एज सून एज आई रिटर्न, ज्यों ही मैं लौटूंगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा। इफ़ यू कुड ग्रांट मी दिस लीव, यदि आप मुझे ये छुट्टी प्रदान कर सकें। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन को विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य XXX, क्लास 10th। नाम नहीं लिखना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, राइट ये रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन के समारोह का के लिए एक रिपोर्ट लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स क्या है, व्हेन इट वाज सेलिब्रेट, ये कब मनाया गया था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल। प्रिपरेशन यानी इसकी तैयारियां कैसी थी। कल्चरल प्रोग्राम मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि का पहुंचना। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक सूचना थी और उसके साथ साथ जो पुरस्कार वितरण हुआ। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा भाषण। एंड थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और प्रधानाचार्य जी के द्वारा दिया गया धन्यवाद भाषण। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। देखते हैं आंसर में। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 15। 15 मार्च को हमारे स्कूल में वार्षिक महोत्सव मनाया गया विद ग्रेट एंथुसियाज्म मतलब बहुत अधिक आकर्षण के साथ, उत्साह के साथ। प्रिपरेशंस बिगेन्स वीक इन एडवांस, उसकी तैयारियां एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो गई। विद स्टूडेंट्स रिहर्सिंग फॉर द कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें जो छात्र थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अभ्यास कर रहे थे। एंड पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और खेल कूद में प्रतियोगिता ले रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, एक सप्ताह पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। द इवेंट कमेंस्ड विद ए कलरफुल मार्च पास्ट, ये घटना एक रंगीन मार्च पास्ट के साथ में शुरू हुई। फॉलोड बाई ए कैप्टिवेटिंग कल्चरल शो, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। फीचरिंग डांस, जिसमें नृत्य था, म्यूजिक संगीत था, एंड ड्रामा परफॉर्मेंसेस, और नाटक के प्रस्तुतिकरण भी थे। द चीफ गेस्ट ए रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट मतलब मुख्य अतिथि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद। अराइव्ड पहुँचे। एंड रीड द एनुअल रिपोर्ट, और इस वार्षिक महोत्सव के बारे में हमें पढ़कर सुनाया। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइज, पुरस्कार बांटे। टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो उसके गुणवान या गुणी छात्र थे उनको दिया। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन, उन्होंने जो पवित्र शिक्षा है उसके महत्व के बारे में दृढ़ता दिया, या कह सकते हैं सुझाव दिया। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए वोट ऑफ थैंक्स, प्रधानाचार्य ने उन्हें धन्यवाद भाषण दिया। एंड द फंक्शन कंक्लूडेड ऑन ए हाई नोट, और ये जो फंक्शन था, समारोह था, यह एक उच्च स्तर के लय पर निष्कर्षित पर पहुंचा, समाप्त हुआ। लीविंग एवरीवन इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, प्रत्येक को प्रेरित और उत्सुक छोड़ते हुए। अब देखते हैं बच्चों अथवा में, राइट द एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल, एक मतलब स्कूल लाइब्रेरी मतलब स्कूल के पुस्तकालय के महत्व के बारे में एक लेख लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बेलो, नीचे जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आपको लिखना है। कौन कौन से संकेत हैं, इंट्रोडक्शन है। बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स मतलब किताबों को रखने और उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं। बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स यूजफुल फॉर स्टडीज़, और कंक्लूजन। इतने हिंट दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। ए स्कूल लाइब्रेरी इज़ ए विटल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
मतलब एक स्कूल का पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इट इज़ ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान के भंडार का एक संग्रह होता है। हाउसिंग ए वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जिसमें किताबों पर विविध विषयों का एक विशाल संग्रह होता है। केयरफुली अरेंज्ड फॉर इजी एक्सेस, और आसानी से प्राप्त करने के लिए इनका बहुत ध्यानपूर्वक व्यवस्था होता है। द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ए क्वाइट कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट, पुस्तकालय एक शांत और उत्पादनशील वातावरण प्रदान करता है फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड लर्न, छात्रों को अध्ययन करने के लिए और सीखने के लिए। बुक्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स, विविध विषयों पर किताबें कैटर टू डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड नीड्स, अलग अलग रुचियों और आवश्यकताओं को वर्गीकृत करती हैं। सपोर्टिंग एकेडमिक परस्यूट, मतलब जो संस्थागत अनुसरण है, रुचि है। एंड ब्रोडेनिंग हॉरिजन्स, और विविध क्षेत्रों में जो रुचियां हैं उनको विस्तृत करती हैं। ए वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर स्टडीज, एक अच्छे से संग्रहित की हुई पुस्तकालय अध्ययन का एक अभिन्न अंग है। फॉस्टरिंग ए लव फॉर रीडिंग एंड लर्निंग, जो अध्ययन और सीखने के बारे में प्रेम को इकट्ठा करता है। इट प्लेज ए पिवोटल रोल इन शेपिंग यंग माइंड्स, ये युवा विचारों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अहम भूमिका अदा करता है। मेकिंग इट एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ये स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल की संरचना में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में ये होता है। ये कह रहा है बच्चों कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए पुनः लिखिए। वाक्य क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, प्रधानाचार्य ने अध्यापक से कहा। व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, सुबह के समय आपने छात्रों को क्या पढ़ाया। अब देखिए द प्रिंसिपल आस्क्ड, चूंकि इधर वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव में है तो क्या हो गया, आस्क्ड हो जाएगा द टीचर। अब देखो यहाँ व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, तो इसी ही ले लो व्हाट। अब असर्टिव बनाना है, यू की चेंजिंग टीचर से होगा तो ही हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड हो जाएगा। टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा, हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर व्हाट ही हैड टाट हिज स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, ये आप लोगों का बन जाएगा। 4 का बी क्या कह रहा है? चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना है। नेवर प्ले ए डर्टी गेम, एक गंदा खेल कभी भी मत खेलो, तो क्या हो जाएगा? ए डर्टी गेम, नेवर वाला है तो शुड से ही बनेगा। शुड नेवर बी प्लेड, एक गंदा खेल कभी भी नहीं खेला जाना चाहिए। सी नंबर कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए वाक्यों को पंक्चुएट करो। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, प्रिया देहरादून के एक अंग्रेजी स्कूल की डायरेक्टर या निर्देशक। सेड टू द टीचर्स, अध्यापकों से कहा। डू नॉट कम लेट, देर से मत आओ। अब देखिए प्रिया का पी कैपिटल लेटर कर देंगे, और इधर जो लिखा है इसके बाद कामा लगाएंगे। द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, इसका इन देहरादून ये वाला लिख देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर सेड द टीचर्स, उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। डू नॉट कम लेट, फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अब देखते हैं बच्चों डी नंबर क्या कह रहा है। तो डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या कह रहा है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो क्या है? आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है। दीज डेज, मतलब इन दिनों में, ट्रेवल हैज़ बिकम वेरी अनसेफ, यानी यात्रा बहुत अधिक असुरक्षित हो गई है। हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते।
वी कांट ट्रेवल बाई बस एट नाइट, यानी हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। सम मिसक्रेंट्स एंड रॉबर्स बोर्ड द बस, बोर्ड द बस मतलब बस में सवार हो जाते हैं। बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से रात में गुजरती हैं। विदाउट एनी सिक्योरिटी बसेज पास थ्रू डिजर्टेड रोड्स एट नाइट। डिजर्टेड मतलब सुनसान। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों का प्रत्येक का 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, किसकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। एज नरेटेड बाय मंडेला इन द लेसन, मंडेला के द्वारा लिखे गए इस पाठ में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में किसकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेलाज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अनुसार इट वाजेंट जस्ट हिज ऑन फ्रीडम, ये केवल उनकी स्वयं की स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जो छीन ली गई थी, बट आल्सो दैट ऑफ हिज ब्रदर्स, बल्कि उनके उन भाइयों का भी था, सिस्टर्स बहनों की थी, एंड एवरी वन, और ऐसे प्रत्येक लोगों की थी, हु लुक्ड लाइक हिम, जो उनके समान दिखते थे, सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। इसेंशियली विशेष रूप से द इंटायर ब्लैक पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संपूर्ण काली रंग के लोग जो थे, जनसंख्या थी, उनकी सबकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। मंडेला रियलाइज्ड, मंडेला को ज्ञात हुआ, दैट द ऑपरेशन वाजंट लिमिटेड टू हिम, कि शोषण उनके लिए बिल्कुल भी सीमित नहीं था। इट वाज ए ब्रॉडर इशू, ये एक बहुत विस्तृत इशू था, या कह सकते हैं कमी थी, अफेक्टिंग हिज कम्युनिटी एंड पीपुल, जो उनके समुदाय और उनके लोगों को प्रभावित कर रही थी, उनकी जनता को प्रभावित कर रही थी। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज एंड इट्स फेयर फॉर वन साइड, एक तरफ से वल्ली के गांव का किराया कितना था, और बस की मतलब वल्ली के गांव से शहर की दूरी कितनी थी, दोनों बताना है। तो द टाउन वाज 6 मील्स अवे फ्रॉम वल्लीज विलेज, शहर वल्ली के गांव से 6 मील की दूरी पर था। एंड द बस फेयर फॉर वन साइड वाज 30 पैसे, और एक तरफ से बस का किराया 30 पैसा था। एक तरफ से कितना था बच्चों, तो 30 पैसा बस का किराया था। बी नंबर क्या कह रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक करना था। बी वाला क्या कह रहा है, व्हेन एंड व्हेयर डिड द राइटर्स मदर इमाइग्रेटेड, मतलब लेखिका की माँ कब और कहाँ प्रवास कर गई। एनी फ्रैंक वाले पार्ट से है, और कह रहे हैं एनी फ्रैंक्स मदर, मतलब एनी फ्रैंक की माँ एडिथ फ्रैंक हॉलैंडर, मतलब एडिथ फ्रैंक हॉलैंडर उनका नाम था। इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड, हॉलैंड चली गई थी विद हर हस्बैंड ओटो फ्रैंक इन 1933, मतलब अपने पति ओटो फ्रैंक के साथ 1933 में वह हॉलैंड चली गई थी। अथवा मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर देना। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट पर्पज वेयर द राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बासरा, मतलब लेखक और उसके मित्र बासरा किस उद्देश्य से जा रहे थे। द राइटर एंड हिज फ्रेंड, मतलब लेखक और उसके मित्र वेयर हेडिंग टू बसरा, मतलब बसरा की ओर जा रहे थे, टू विजिट द कॉन्सुलेट जनरल, मतलब कॉन्सुलेट जनरल में मिलने के लिए जा रहे थे, एंड कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप, और यूरोप से आए हुए अपने पत्रों को, संदेशों को इकट्ठा करने और उनका उत्तर देने के लिए जा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का आप 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए भैया देखते हैं क्या है। ए नंबर कह रहा है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में क्या कहा। एनी फ्रैंक्स डायरी इंटायर्स रिवील ए कॉम्प्लेक्स एंड नॉनसेड रिलेशनशिप विद हर फैमिली मेम्बर्स, एनी फ्रैंक की डायरी ने उसके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ एक मिश्रित और परेशानीपूर्ण
भाव दिखाया है, संबंधों को दिखाया है। फादर मतलब ओटो फ्रैंक, पिता के बारे में उसने क्या कहा? एन्ने डिस्क्राइब्स हर फादर एज काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव। एन्ने अपने पिता को दयालु, समझदार और मददगार के रूप में वर्णन करती है। शी फील्स ए डीप कनेक्शन विथ हिम, वह उनके साथ एक गहरा लगाव महसूस करती है। एंड अप्रिसिएट्स हाउ ही ट्रीट्स हर, और उनकी प्रशंसा करती है कि वे कैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। सी राइट्स, वो लिखती है, डैडी इज़ द ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी, पिताजी केवल एक हैं जो मुझे समझते हैं। नाउ एंड अगेन मतलब बार बार। सी आल्सो एडमायर्स हिज जेनरसिटी एंड काइंडनेस, वह उनकी उदारता और दयालुता को प्रशंसित भी करती है। नोटिंग, ये ध्यान देते हुए, दैट ही ऑलवेज पुट्स अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, कि वह अन्य लोगों को सदैव उसके बाद में रखते हैं। अब बात करते हैं मदर यानी माँ के बारे में, वो क्या सोचती है। तो एडिथ फ्रैंक है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। एन्नीज रिलेशनशिप विथ हर मदर इज स्ट्रेन्ड, एन्नी का उसकी माँ के साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण है। सी फील्स हर मदर डजेंट अंडरस्टैंड हर, वो महसूस करती है कि उसकी माँ उसे नहीं समझती हैं। एंड इज टू क्रिटिकल, और बहुत नाजुक स्थिति है। एन्ने राइट्स, एन्ने लिखती है, मदर हैज सेड, मदर माँ ने कहा है, दैट सी सीज अस मोर एज फ्रेंड्स देन एज डॉटर्स, कि वह हमें पुत्री के मित्र के रूप में अधिक समझती हैं पुत्री की अपेक्षा। दैट इज़ ऑल वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स निसंदेह। एक्सेप्ट दैट ए फ्रेंड कांट टेक द प्लेस ऑफ ए मदर, इसके सिवाय कि एक मित्र कभी भी एक माँ का स्थान नहीं ले सकता है। सी स्ट्रगल्स विद हर मदर्स पेरेंटिंग स्टाइल, वो अपने माता के देख रेख करने की तरीका से संघर्ष करती है। एंड विशेज, और इच्छा करती है, सी हैड ए मोर सपोर्टिव, कि वह थोड़ा सा और अधिक मददगार होती। एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विथ हर, और उनके साथ एक सम्मानजनक संबंध होता। अब सिस्टर मार्गाट फ्रैंक के बारे में देखते हैं कि बहन के बारे में क्या कहा है। एन्ने परसीव्स मार्गाट एज स्वीट, रिजर्व्ड एंड ओबीडियंट, एन्ने मार्गाट को प्यारी, संतुलित और आज्ञाकारी महसूस करती है के रूप में प्रदर्शित करती है। सी ऑफन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू मार्गाट, वह अक्सर अपनी तुलना मार्गाट से करती है। फीलिंग दैट, ये महसूस करती है कि हर सिस्टर रिसीव्स मोर फेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि उसकी बहन उसके माता पिता से अधिक पक्षपात रूप से व्यवहार उसके साथ किया जाता है। एनी राइट्स अबाउट फीलिंग ओवर शैडोड, एनी इस अति के कारण एक क्या करती है, अपने एहसास से लिखती है। बाय मार्गाट्स मेरिट, मार्गाट के गुणों के बारे में। एंड स्ट्रगल्स विथ हर ओन आइडेंटिटी, और अपने खुद के पहचान के साथ संघर्ष करती है। इन रिलेशन टू हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ में। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है इसका, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, अंत में किसा गौतमी ने कौन सा पाठ सीखा। किसा गौतमी लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, किसा गौतमी ने जीवन के महत्व के बारे में, या जीवन के महत्व के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती सीख सीखा। एंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ, और मृत्यु की सार्वभौमिकता के बारे में सीखा। आफ्टर हर सन पास्ड अवे, उसके बेटे के मर जाने के बाद, शी वॉज कंज्यूम्ड बाई ग्रीफ, वह दुख से जकड़ ली गई थी। एंड सॉट हेल्प फ्रॉम गौतम बुद्धा, और गौतम बुद्ध के पास मदद के लिए गई थी। टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, अपने बेटे को पुनः जीवन में वापस लाने के लिए। बुद्धा इंस्ट्रक्टेड हर टू फाइंड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, बुद्ध ने उसे सरसों के एक मुट्ठी अनाज लाने के लिए कहा। फ्रॉम ये हाउस होल्ड, एक ऐसे घर से, दैट हैड नॉट एक्सपीरियंस डेथ, जिसने कभी मृत्यु का अनुभव न किया। एज सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, जब वह एक घर से दूसरे घर गई,
सी रियलाइज, उसे ज्ञात हुआ, एवरी फैमिली हैड फेस्ड लॉस, की प्रत्येक परिवार ने क्षति का सामना किया था। हेल्पिंग हर अंडरस्टैंड, उसकी समझ की मदद से, दैट डेथ इज यूनिवर्सल, की मृत्यु सार्वभौमिक है। एक्सेप्टेंस इज की मतलब स्वीकृति ही चाबी है। और कंपैशन एंड एम्पैथी मतलब दया और रिक्तता की चाबी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। मतलब एक चिड़ियाघर के बाघ और एक जंगल के बाघ में कुछ भिन्नता बताइए। तो ये टाइगर इन द जू लिव्स इन कैप्टिविटी, चिड़ियाघर का एक बाघ सीमितता में, निर्धारितता में रखा जाता है। विद लिमिटेड स्पेस, सीमित स्थान के साथ, एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और नियंत्रित वातावरण में। व्हेयर एज ए टाइगर इन द जंगल, जबकि या जहाँ की एक बाघ, जंगल में एक बाघ रोम्स फ्रीली इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक आवास में भटकता है। हंटिंग फॉर फूड, भोजन के लिए शिकार करते हुए, एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्टिंक्ट्स, और अपनी विशेषताओं के अनुसार रहते हुए। फ्रीडम वर्सेस कॉन्फाइनमेंट, मतलब स्वतंत्रता के की अपेक्षा बंधन या दास्ता। नेचुरल बिहेवियर वर्सेस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब प्राकृतिक व्यवहार के अपेक्षा नियंत्रित वातावरण, ये इसमें बताया गया। अथवा क्या करना है बच्चों, अगर इसे आप नहीं लिख पा रहे हैं तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अपनी कविता, अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में दिए हुए किसी भी कविता का 4 लाइन लिखिए, लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में दिए गए किसी भी पंक्ति का आपको नकल नहीं करना है, मतलब जो दिया गया है। अथवा अब 8वां क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए गए किसी एक कविता का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, मतलब 40 से 50 शब्दों में। पहला है फायर एंड आइस, मतलब आग और बर्फ। दूसरा एनिमल्स, यानी कि जानवर। और तीसरा है ए टाइगर इन द जू। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखते हैं, आग और बर्फ का। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट एक्सप्लोर्स, मतलब आग और बर्फ जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है, प्रदर्शित करता है द ड्यूअल नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावों के दोहरे प्रकृति को, दोहरे गुणों को दर्शाता है। सिम्बोलाइज्ड बाय फायर पैशन, मतलब आग को तीव्र इच्छा, जोश के प्रति, एंड आइस हेटर्ड, और आग को नफरत का प्रतीक बताते हुए। द पोएट सजेस्ट, कवि सुझाव देता है, दैट बोथ पैशन एंड हेटर्ड, कि दोनों ही, चाहे वो जोश हो या फिर नफरत हो, हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब विश्व को नष्ट करने की उनके पास क्षमता है। हाईलाइटिंग द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अनचेक्ड ह्यूमन इमोशंस, ये मनुष्य के बिना परखे हुए भावों के विनाशकारी गुणों को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्हाट वाज द रियल डिसीज, वास्तविक बीमारी क्या थी? दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी पीड़ित था। कौन सी बीमारी थी? तो ट्रिकीज रियल डिसीज वाजेंट ए फिजिकल एलिमेंट, मतलब ट्रिकी की जो वास्तविक बीमारी थी उसकी कोई शारीरिक बीमारी, कष्ट नहीं था, बट रेदर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग ओवर इंडल्ज, बल्कि उसकी अत्यधिक देखभाल, एंड ओवर फेड बाई हिज ऑनर, और उसकी मालकिन के द्वारा अधिक खिलाए जाने के कारण था। मिसेज पंफरे, श्रीमती पंफरे के कारण, मतलब मोटापा की बीमारी थी। अब ए वाला ना कर पाना तो बी वाला कर लेना। व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उससे बारे में चिंतित क्यों थे? भोलीज फादर रामलाल, मतलब भोली के पिता रामलाल, वाज वरीड अबाउट हर
उसके बारे में चिंतित थे, बिकॉज शी हैड सेवरल चैलेंजेस, क्योंकि उसके पास कई सारी चुनौतियां थी, दैट मेड हर लाइफ डिफिकल्ट, जो उसके जीवन को मुश्किल बनाती थी। स्पेशली मतलब विशेष रूप से, ही वॉज कंसर्न अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, वो उसके शारीरिक संरचना के बारे में चिंतित थे। इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, उसकी बौद्धिक चुनौतियों के बारे में चिंतित थे। स्पीच इम्पेडिमेंट, जो उसके बोलते समय हकलाने की आदत थी, उससे चिंतित थे। एंड मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, और शादी की योजनाओं को लेकर के चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा द क्वेश्चन पेपर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का एक चरित्र चित्रण कीजिए। भोली ओरिजिनली नेम्ड सुलेखा, भोली जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है, इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक करेक्टर, एक मिश्रित और महत्वपूर्ण पात्र है। हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरे कहानी में, जो इस पूरे कहानी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से होकर के गुजरती है। इनिशियली प्रारंभ में, सी इज ए टिमिड, वह कायर है, साई मतलब शर्मीली है, एंड वल्नरेबल गर्ल, और हकलाने वाली लड़की है। विद फिजिकल स्केयर्स, मतलब भद्दी लड़की है जिसके शरीर पर शारीरिक दाग हैं। फ्रॉम स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता के से। एंड ये स्पीच इम्पेडिमेंट, और उसके वाणी में हकलाहट है। मेकिंग हर ये टारगेट ऑफ रेडिकल, जो उसे एक मजाक यानी हंसी का एक पात्र बना देता है, एक लक्ष्य बना देता है। सी इज नेग्लेक्टेड, सी इज नेग्लेक्टेड बाई हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, मतलब परिवार उसे उपेक्षित करता है। हु व्यू हर एज ए बर्डन, जो उन्हें एक भार के रूप में उसे देखता है। लीडिंग टू लो सेल्फ स्टीम, जो उसके आत्म भावों को और कम करती है। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास को भी उसके कम कर देती है। हाउएवर, जैसा कि विद द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर, अपने अध्यापिका के मदद और साहस उत्वर्धन उत्साहवर्धन के साथ भोली गेन्स कॉन्फिडेंस, भोली आत्मविश्वास प्राप्त करती है। एंड बिकम्स एसर्टिव, और सकारात्मक लड़की बन जाती है। सी लर्न्स टू स्पीक क्लियरली, वह स्पष्ट बोलना सीख लेती है। वैल्यूज एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को समझ जाती है, शिक्षा के महत्व को समझती है। एंड डेवलप्स ए स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की एक मजबूत समझ को वह विकसित करती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन इज हाईलाइटेड, उसका ये परिवर्तन उस समय प्रकट होता है व्हेन शी रिफ्यूजेज टू मैरी बिशंबरनाथ, जब वह बिशंबरनाथ से शादी करने से मना कर देती है। ए ग्रेडी एंड इनसेंसिटिव मैन, मतलब एक लालची और बेवकूफ़ व्यक्ति। शोकेसिंग हर करेज एंड इंडिपेंडेंस, उसके साहस और मतलब उसके साहस और स्वतंत्रता को इस बात से प्रकट होता है। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर का क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका है बच्चों? तो मैडम फॉरेस्टियर इज ए वेल्थी फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, यहाँ मटिल्डा लाइजल होना चाहिए, मैथिलेड लिख गया है, गलत हो गया है। एमएमई फॉरेस्टियर मटिल्डा लाइजल की एक धनी मित्र हैं, सहेली हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस, इस द नेकलेस कहानी में वह उसकी एक सहेली है। सी लेंड्स मटिल्डा ए डायमंड नेकलेस फॉर ए पार्टी, वह एक पार्टी के लिए माटिल्डा को एक हीरो वाला हार उधार देती हैं। व्हिच माटिल्डा लॉसेस, जिसे माटिल्डा खो देती है। माटिल्डा रिप्लेसेस इट विद ए रियल डायमंड नेकलेस, माटिल्डा इसके बदले में एक सच्चे हीरे या वास्तविक हीरे का हार उसे प्रदान करती है। थिंकिंग द ओरिजिनल वाज वैल्यूएबल, ये सोचते हुए कि जो
मतलब वास्तविक या सच्चे हीरे का हार था, वो बहुमूल्य था। एंड स्पेंड्स 10 ईयर पेइंग फॉर इट, और इसे चुकाने के लिए क्या करती है मटिल्डा लाइजल, अपना 10 वर्ष बेकार कर देती है। लेटर, बाद में, मैडम फॉरेस्टियर रिवील्स द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक। श्रीमती लाइजल ये मतलब उसे बताती हैं कि जो वास्तविक मतलब वो उसका हार था वो नकली था। वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। शॉकिंग माटिल्डा, इस पर माटिल्डा अचंभित हो जाती है। इस पर क्या होती है? अचंभित हो जाती है। मैडम फॉरेस्टियर्स कैरेक्टर हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ द अपीयरेंस। मैडम फॉरेस्टियर का जो पात्र है, चरित्र है, वो इसमें दिखावा का एक विषय वस्तु को प्रकट करता है, वर्सेस रियलिटी, वास्तविकता की अपेक्षा। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माटिल्डाज एक्शन, और माटिल्डा के कार्यों का परिणाम प्रकट करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया आज 7वां मॉडल पेपर इंग्लिश का, और आशा है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा से पहले कई मॉडल पेपर कर चुके होंगे, और यकीन मानिए उसका आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। तो अगर आप लोग बच्चों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी क्लास आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दिया कीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव की आवश्यकता है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।